हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संसद के अंतर्गत कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 36 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 37 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। डी ऑप्शन। 38 संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो याद रखिएगा संसद। बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज सूची में उल्लेखित नहीं है विधि की अनन्य शक्ति प्राप्त है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। 39 किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो अनुच्छेद है 120(1). इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के परंतु के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। 40 अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, फटाफट कमेंट कीजिए। इस घटना को कहते हैं बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। देखिए, अगर बात करें तो मर्यादा का मतलब क्या होता है, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग का मतलब है सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना। अंतर प्रदान का मतलब है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग के लिए संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाती है। बैठ जाना का मतलब है अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। 41 है संसद में शून्यकाल का जो समय है वो क्या है। संसद में शून्यकाल का जो समय है वो क्या है। शून्यकाल का जो समय होता है अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, यानी सी और डी दोनों सही है। कैसे, 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है, भारतीय संसदीय की देन है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का जो समय है शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहते हैं। सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, लेकिन राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि 2014 में परिवर्तित करके दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया और अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे यानी शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं। फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक जो है लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का जो समय है प्रश्नकाल से पूर्व यानी 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद यानी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय या अध्यक्ष सभापति पर जो है निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। 42 है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है।
भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सही इसमें जो है ऑप्शन नहीं है। शून्यकाल का मतलब क्या होता है और ये इसका समय क्या है, अधिकतम कितने घंटे का हो सकता है, और राज्यसभा में लोकसभा में कब मतलब कि इनका कब टाइम दिया गया है, तो आप विशेष तौर पे ध्यान में रखेंगे। 43 ये शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? जो शून्यकाल है, 0 आवर है, ये संसदीय व्यवस्था को, इस संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन कह सकते हैं? तो ये भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है, न कि किसी देश से लिया गया है। ऑप्शन ए। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शुरू में ही मैंने डिस्कस किया था, तो आप ध्यान में रखेंगे। लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि हो सकती है अधिकतम कितने घंटों की हो सकती है? तो आप ध्यान में रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा शून्यकाल की अधिक से अधिक जो अवधि हो सकती है वो आपका 1 घंटे तक, अधिकतम 1 घंटा का। 45 है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या मतलब होता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र, प्रश्न उत्तर सेशन, तो डी ऑप्शन। 46 है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो याद रखिएगा द्वितीय वाचन में, बी ऑप्शन। विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को जो है प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को जो है सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होते हैं, खंडवार, और प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित की जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। 47 है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। तो पारित किया जाना चाहिए किसके द्वारा? उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होते हैं इनके मतलब कि इनके द्वारा साधारण बहुमत से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक में ज्वाइंट सिटिंग में कोई विधेयक दोनों सदनों की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए ये लागू नहीं होती है, तो इसके लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता। 48 है यदि राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, यानी जिस समय के लिए मतलब कि जिस समय के लिए सत्र का डेट रखा गया है, जब बुलाया गया है उस मतलब कि वो सत्र होगा ही होगा, चाहे लोकसभा विघटित क्यों ना हो जाए, जब अधिसूचना जारी कर दिया गया। इस कंडीशन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है, जिक्र किया गया है कि यदि राष्ट्रपति ने मतलब कि सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के, सदन की जो ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक है, आहूत करने के अपने आशय की जो सूचना है वो दे दी है और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापगत नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। 49 है संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों में से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, दोनों में से दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, यानी सी ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान करता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, इसीलिए पहला गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3), तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा तय किया जाए। 51 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है स्पीकर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 52 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? सही जवाब है स्पीकर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 53 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 54 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है, रिपीटेड प्रश्न है। 55 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं विचार कीजिए, बताइए। पहला, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, यानी 108 में वर्णित है, बिल्कुल सही। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुआ, यह भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। 3 बैठक संयुक्त कह सकते हैं कि जो बैठक होता है ज्वाइंट सिटिंग है, 3 बार बुलाया गया था। किस किस मतलब कि किस किस बिल के लिए या विधेयक के लिए बुलाया गया था, आप ध्यान में रखिएगा। कब कब बुलाया गया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधेयक निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1977 को पारित करने के लिए 16 मई 1978 को आयोजित हुई। तृतीय बैठक जो है 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। 56 है, निम्न अगर बात करें तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किया गया है? आर्टिकल बताइए। तो आर्टिकल 108 है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 57 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो देखिए, पहला जो दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल सही नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, यह भी सही नहीं है।
तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, यह भी सही नहीं है। धन विधेयक और आर्टिकल जो आपका कौन सा आर्टिकल, तो जो संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित आर्टिकल है या संविधान संशोधन के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक और, याद रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल 4 डी ऑप्शन। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, संयुक्त बैठक का आह्वान किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। 58 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? प्रथम ज्वाइंट सिटिंग पूछा गया है, तो याद रखिएगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 59, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है आपको बताना है। वैसे तीनों स्टेटमेंट को एनालिसिस कीजिएगा तो इनमें से कोई नहीं सही है, यानी डी ऑप्शन। एक बार आप एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में ही लागू होता है और वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए प्रभावी नहीं होता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 60, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो याद रखिएगा साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं। दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए। 61 है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक, यानी ऑप्शन ए। 62, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 63, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर, दोनों में से किसी एक पटल पर। तो याद रखिएगा कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में वर्णित विषय के लिए जो उपबंध दिए गए हैं वित्त विधेयक या संशोधन के संदर्भ में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है, बताइए। इन दोनों कथनों में से जो सही कथन है, वैसे दूसरा कथन सही है। पहला है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो लैप्स नहीं होता है, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, पहला कथन असत्य है। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार
लोकसभा में लंबित विधेयक या लोकसभा के द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है या हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। कथन 2 सत्य है, बी सही उत्तर होगा। 65 संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 के तहत याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 66 भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त किसी का नहीं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार के द्वारा राज हुंडिया निर्गमित करके उधार के द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय के द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति समुदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाला जा सकता है, निर्गमित नहीं की जा सकती है, जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसीलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इसके लिए अनुमति प्रदान करती है। 67 करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहां पर समूचा राजस्व जमा होता है? भारत के संचित निधि में, यानी सी ऑप्शन। 68 भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन जो है अनिवार्य है? तो सही जवाब है भारत की संसद। किसकी अनुमोदन की जरूरत है? तो संसद की। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन, भत्ते और पेंशन। दूसरा, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह, पेंशन। तीसरा, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। ई है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके बाद किसी न्यायालय या मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की पुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान के द्वारा या संसद के विधि के द्वारा इस प्रकार भारित जो है घोषित किया जाता है।
भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के संचित जो निधि है इस पर भारित जो व्यय है किन किन का है। तो राष्ट्रपति के जो उपलब्धियां वेतन भत्ते होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार और उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों या उनके संबंध में जो वेतन भत्ते और पेंशन है। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र से संबंधित अधिकारिता का प्रयोग करता है। तो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय जो है, याद रखिएगा, मतलब कि अधिकारिता का प्रयोग करता था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उनके संबंध में संदेह, वेतन भत्ते, पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थता या अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, ये सभी जो है भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। यहाँ पे कि कौन व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो आप बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, बी ऑप्शन। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। 72 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि से संबंधित है। जो कह सकते हैं कि आकस्मिकता निधि यानी इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। तो सही जवाब है 267, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रवृत्ति के व्ययों के लिए किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुमोदन जो है अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसदीय विधि के द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक इस निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए यह निधि जो है राष्ट्रपति के मतलब कि व्ययनाधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति ही इसका प्रयोग करते हैं, इनके अधीन किया जाता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? 73, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब है संसदीय स्वीकृति से पूर्व, सी ऑप्शन। 74, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अगर देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को एनालिसिस करके बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। पहला सही नहीं है। दूसरा बताइए, दूसरा सही है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत के संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। तीसरा, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, यानी दूसरा, केवल दूसरा, सी ऑप्शन। तो अगर बात करें तो बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए जो है राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। 75, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है?
निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, बी ऑप्शन। संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स अफेयर, संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। 76 संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुदान की मांग कहा जाता है डिमांड फॉर ग्रांट कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि व्यय की प्रकृति के अनुरूप एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगे प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही गैर विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए जो है पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है। अतः वार्षिक बजट में अनुदान की मांगों की कुल संख्या निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया वर्णित है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा और 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति। 78 धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110, बी ऑप्शन। 79 है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है जब इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। तो देखिए, भारत सरकार के उधार लेने का जो नियमन है ये शामिल है। भारत के समेकित निधि की निगरानी और किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा अगर शामिल है, यानी उपरोक्त सभी जो है मतलब कि अगर प्रावधान इनमें शामिल है तो वित्त विधेयक इन्हें माना जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी या सभी उपबंध सम्मिलित होंगे। जैसे पहला, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन या भारत सरकार के द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाले किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। चौथा, भारत के संचित निधि में से धन का विनियोग। इसके बाद, किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, या भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन या संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। इसके बाद, उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। 80 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? याद रखिएगा ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना या उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत के संचित निधि के धन को विनियोग करना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसीलिए सही विकल्प ई है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।